Good morning, dear students. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, सर मैम। ने आपको बताया होगा कि इकोनॉमिक्स और मैथ्स जो है वो मैं पढ़ाने वाली हूँ। और अगर आपको पता नहीं है तो मेरा नाम है रितु त्रिवेदी। और इकोनॉमिक्स के बारे में सर ने आपसे, कल तो आपको छुट्टी दी थी, सैटरडे को आपसे कहा था कि आप लोगों को 2 वीडियोस देखने हैं, एक सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स और एक था आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। देखे आप लोगों ने वीडियोस? यस मैम। ठीक है, अगर देखे हैं ध्यान से तो मुझे इतना बता दो, कितने चैप्टर्स है अपने सिलेबस में? 10। वेरी गुड। और मैंने उसमें जो सर ने इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया है इकोनॉमिक्स में, उसमें सर ने माइक्रो और मैक्रो पे जोर दिया था। ये सुना है किसी ने माइक्रो और मैक्रो वर्ड? यस मैम। यस मैम। सर बोलने की आदत पड़ गई है, आई विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। तो माइक्रो और मैक्रो कॉन्सेप्ट जो आपने उसमें सीखा था, आज हम लोग ये जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स। उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन की काफी सारी चीजें सीखेंगे, प्लस एडिशनल बहुत सारी चीजें भी सीखने वाले हैं। बच्चों, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स स्कूल में पढ़ा है? यस। नो, ठीक है। मेरे ख्याल से आईसीएसई सीबीएसई वालों को, इवन एमपीसी मीडियम वालों को, अलोंग विद हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, करेक्ट? यस मैम। उस टाइम पे जबरदस्ती आप लोगों को इकोनॉमिक्स दिया गया था और वो एडिशनल लगता था, बोझ लगता था। लेकिन अब आप लोग, जब आप लोगों ने चुन लिया कि आपको कॉमर्स लेना है, आपकी जो डिग्री है वो क्या है पता ना? बैचलर्स इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। यस, यानी जब तक आप पढ़ाई करोगे रिलेटेड टू कॉमर्स, इकोनॉमिक्स रहने वाला है। सो इकोनॉमिक्स अब आपका एक फुल फ्लेज सब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि बिना इकोनॉमिक्स के कॉमर्स अधूरा है और बिना कॉमर्स के इकोनॉमिक्स इज नॉट पॉसिबल। इकोनॉमिक्स को अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, इट इज अर्थशास्त्र, करेक्ट, स्टडी ऑफ आवर इकोनॉमी। अब बच्चों, यहाँ पर आज हम लोग जो सीखने वाले हैं स्टार्टिंग में, वो हम सीखेंगे कि इकोनॉमिक्स आया कहाँ से। आप लोगों ने सुना होगा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। तुम बोलोगे यार वापस, सर ने बताया था कॉमर्स जो है, बिजनेस जो है साइंस है, ये भी सब साइंस, तो साइंस तो हमने कॉमर्स क्यों लिया? पर जो साइंस एक्चुअली कुछ रूल सेट आउट करता है, क्योंकि साइंस के 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक होता है नेचुरल और एक होता है सोशल। नेचुरल साइंस में आता है बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें। और सोशल साइंसेस में आते हैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। अब बोलोगे मिस नेचुरल और सोशल क्या है? नेचुरल साइंस इज एन एग्जैक्ट साइंस, जिसको हमने नहीं खोजा, जो ऑलरेडी रूल्स इस दुनिया में है, हम सिर्फ उसको स्टेट करते हैं। हम जिनको टेस्ट कर सकते हैं इन लेबोरेटरी, उसको हम कहते हैं एग्जैक्ट साइंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप बोलते हो एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो, अगर आप बोलते हो आप प्लैनेट्स की बात करते हो, जियोलॉजी की बात करते हो, तो आप सारे फैक्ट्स उधर स्टेट करते हो। जब आप कहते हो H2O फॉर्मूला इज फॉर वाटर, आप उसको लेबोरेटरी में सिद्ध कर सकते हो, प्रमाणित कर सकते हो कि वाटर के अंदर 2 पार्ट्स हाइड्रोजन, 1 पार्ट्स ऑक्सीजन है, करेक्ट? इसको कोई झुठला नहीं सकता। ऑल ओवर वर्ल्ड इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो जब कोई चीज यूनिवर्सल ट्रुथ होती है ना बच्चों, उसको हम कहते हैं नेचुरल साइंस। जबकि सोशल साइंस में वी स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर की तो क्या बात करें, ठीक है? हर एक सिचुएशन में अलग अलग रिएक्शन आते हैं, हमारे खुद के भी तो आते हैं। हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हम खुद शाम को कैसा बिहेव करेंगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग कैसा बिहेव करेंगे। तो फिर ये साइंसेस बेचारे कहाँ से उसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे? तो इसीलिए सोशल साइंसेस आर इनएग्जैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट। आप उसको लेबोरेटरी में स्टडी नहीं कर सकते। आप एक जनरल थ्योरी बना सकते हो, जनरल थ्योरी, बट एग्जैक्टली 100% दावे के साथ आप इसको प्रूव नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा। और तो और इसको कहा जाता है बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल बिकॉज इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। तो जो बेसिक डिफरेंस क्या है कि नेचुरल साइंसेस के जितने भी लॉज है, दे आर यूनिवर्सल, विच कैन बी प्रूव्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है? दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। बट सोशल साइंसेस चेंज होते हैं और उसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए दे आर स्टेटमेंट ऑफ जनरल टेंडेंसी। तो तुम बोलोगे मिस इसमें
साइकोलॉजी तो हम समझ गए, ह्यूमन बिहेवियर ब्रेन से रिलेटेड होता है। सोशियोलॉजी भी हम समझ गए, सोसाइटी में इंसान कैसे रिएक्ट करता है उसके बारे में होता है। इकोनॉमिक्स कैसे सोशल साइंस है? इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को स्टडी करता है। तो बोलेंगे मिस वापस वही आ गई, इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब क्या? इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब हाउ विल यू सैटिस्फाई your unlimited wants with limited resources। ये तो बात आप मानोगे कि हम सबकी जरूरतें अनलिमिटेड है। एक डिमांड पूरी होती है कि नहीं, दूसरी जाग जाती है, दूसरी पूरी होती है कि नहीं, तीसरी। लेकिन बच्चों हमारे पास उसको पूरे करने के जो संसाधन है, जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो आप कौन सा वांट पहले इन रिसोर्सेस से पूरा करोगे, प्रायोरिटी यानी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली सेट करोगे, वो स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर का इकोनॉमिक एस्पेक्ट स्टडी करता है। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स बाकी सबसे आगे निकलता है। इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस भी कहते हैं। जैसे कि हिल स्टेशन की क्वीन शिमला को कहते हैं, मनाली को कहते हैं, वैसे ही हम लोग सोशल साइंस के क्वीन इकोनॉमिक्स को बोलते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा साइंस एक जनरल सब्जेक्ट है। साइंस के दो टाइप्स है, नेचुरल और सोशल। नेचुरल के एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सोशल साइंस में आएगा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। देखो जिधर पी साइलेंट होता है, सबको पता होगा ये, इट इज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। उसके बाद बच्चों जो टर्म इकोनॉमिक्स है, हर एक टर्म बच्चों, हर एक हम जो हमारी जो लैंग्वेज होती है, हम जो इस तरह से बात करते हैं, भले वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, कुछ भी हो, उसके वर्ड्स कहीं ना कहीं से डिराइव होते हैं, मतलब कि इजाद किए जाते हैं, डिस्कवर किए जाते हैं। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी नमस्ते लंदन, अक्षय कुमार की, देखी है सबने? देखी। किसी ने? नो मिस। नो मैम। ठीक है, देख लेना, उसका एक बहुत फेमस सीन है, इस पे यूट्यूब पे भी क्लिप्स आते हैं, जिसमें अक्षय कुमार इंडिया के बारे में बताता है कि इंडिया क्यों ग्रेट है। ठीक है, तो उसमें बताता है कि ब्रदर वर्ड जो संस्कृत से लिया गया है, मदर वर्ड जो संस्कृत से लिया गया है। वैसे ही बच्चों इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड ऑक्योनोमिया से लिया गया। ठीक है, ऑइकोनोमिया जो है उसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी आप अपने घर को कैसे चलाओगे, आप एक्सपेंसेस में अपनी सारी जरूरतें कैसे, अपने रेवेन्यू में आपकी जो इनकम आती है उसमें आप सारे एक्सपेंसेस कैसे सेट करोगे, वो होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है टर्म इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनोमिया, जिसका मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट है, वहां से लिया गया। The term was first used by Greek philosopher Aristotle। तो ग्रीक से, ग्रीस जो है जगह, वहां से हम लोगों ने ये वर्ड भी उठाया है और उसको देने वाले भी वहीं के इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, वैसे ही मैंने आपसे कहा ना इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ सोशल साइंस। तो एक क्वीन का खिताब किसने दिया? एक क्वीन का खिताब दिया प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन ने। तो ये प्रोफेसर सैमुएल्सन। बच्चों में क्या हो गया, फर्स्ट चैप्टर में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है और स्टार्टिंग में क्योंकि अलग अलग इकोनॉमिस्ट का नाम है ना, इस पे आपको मैच द फॉलोइंग, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, नाम, सिर्फ नाम याद नहीं रखने, स्पेलिंग्स भी याद रखनी है। तो इसीलिए पॉल सैमुएल्सन ने कहा था इकोनॉमिक्स इज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस, और एरिस्टोटल ने इकोनॉमिक्स वर्ड दिया है हमको। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो बात रही इकोनॉमिक्स कौन से साइंस का हिस्सा है। ठीक है, अब इसके आगे देखो क्या दिया है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। ये आप लोगों ने सुना हुआ है शायद। Yes. Yes, ma'am. कोई बताना चाहेगा व्हाट डज दिस वर्ड मीन? एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं Yes, चाहिए, ma'am. मीनिंग बताओ। It is usually owned by private sectors. Means एग्जाम्पल कौन सी कंट्री? Korea. हाँ, America. अमेरिका। यस, व्हाट अबाउट सोशलिज्म? Owned by public sectors. नो, इट इज नॉट ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर। Not only public, but
कौन सा वर्ड आएगा? इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, वेरी गुड। कौन सी कंट्री? इंडिया, कौन सी कंट्री? नहीं, इंडिया, कोरिया, नहीं, कोरिया, नॉट इंडिया, कम ऑन। चीन, कोरिया, चाइना। इधर इसका एग्जांपल है चाइना। मैं आपको बताती हूँ, वापस डिटेल में समझाते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी इज इंडिया। अब बच्चों कैपिटल, ये जो है ना, ये इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी अपने देश को चलाने के 3 अलग अलग तरीके हैं। जब अलग अलग कंट्रीज आजाद हुई, जब इंडिया आजाद हुआ, उस टाइम पे जो है पूरे वर्ल्ड में, आपको पता, आपने ये हिस्ट्री में पढ़ा था कि कोल्ड वॉर चल रहा था। कुछ कंट्रीज जो है वो कैपिटलिज्म फॉलो कर रहे थे। कैपिटलिज्म में क्या होता है? ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कोई भी चीज को बनाने के लिए जो फैक्टर्स लगते हैं, लैंड, लेबर, ठीक है, फिर मनी, ये सारी की सारी चीजें प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं और गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस होता है 0। गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती, तुमको गवर्नमेंट की परमिशंस की जरूरत नहीं होती अगर आप लीगल बिजनेस कर रहे हो। तो उसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म। सब कुछ मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अमेरिका और मेजोरिटी कंट्रीज इसी का एग्जांपल है। दूसरा जो टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम है वो है सोशलिज्म, जहां पर कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट। बच्चों, आप बिलीव नहीं करोगे, आप कौन सी वेबसाइट विजिट करोगे इन योर मोबाइल, इंटरनेट पे आप क्या सर्च करोगे ना, वो तक वहां की गवर्नमेंट कंट्रोल। आपको मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी है कंपलसरी, आप हाँ या ना कुछ नहीं बोल सकते। वो होता है सोशलिज्म, जो चाइना में है। उस टाइम पे रशिया वाज द यूएसएसआर था उस टाइम पे उसका नाम। उस टाइम पे दैट वाज द एग्जांपल ऑफ सोशलिस्ट कंट्री। तो इंडिया को लगा यार ये कैपिटलिज्म में भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट जो रहती है वो लोगों का भला एट लार्ज सोचती है। कैपिटलिस्ट में सब कुछ प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। सोशलिज्म में गवर्नमेंट का अतिशय कंट्रोल होता है, क्योंकि वो सिटीजन्स को अपनी मर्जी से जीने नहीं देती। तो इंडिया ने उस समय मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। इसीलिए आज देखो हमारे यहाँ पर इंडिया में पब्लिक सेक्टर एरियाज भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। गवर्नमेंट रोड्स, रेलवेज बनाती है, टेंडर्स निकालती है, प्राइवेट कंपनीज को भी देती है। तो बच्चों, हमारे यहाँ पे है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है ना, वो इन तीनों में से किसी न किसी एक इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती है। और अब मैं आपको बताऊं, धीरे धीरे धीरे, मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है 119 के करीब, उसमें से मेजोरिटी कंट्रीज फॉलो करती है कैपिटलिज्म। सोशलिज्म बहुत कम, और मिक्स्ड में तो शायद इंडिया और 1-2 कंट्रीज का ही नाम है। मिक्स्ड में इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करती है। तो ये 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। बच्चों, अभी जैसे हमने देखा कि पॉल सैमुअल्सन साहब ने इंडिया इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ साइंस का दर्जा दिया, तब लोग इंडिया ने क्या किया? कभी इंडिया का नाम नहीं आता। पर बच्चों, इकोनॉमिक्स में इंडिया ने कई सारे ऐसे ऐसे रूल्स दिए हैं, कई सारी ऐसी ऐसी बातें बताई। जैसे महाभारत रामायण में आपने भी देखा होगा, अपन बोलते हैं ना यार क्या इसने वो बात बोली है जो आज तक लागू होती, भगवत गीता उसमें थी। वैसे ही इकोनॉमिक्स का आधार इंडिया में रखा था कौटिल्य ने। कौटिल्य को आप फेमस नाम से जानते हो, चाणक्य। मेरे ख्याल से इस पे एक सीरियल भी आ रहा है। यस मैम। चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य बहुत टाइम पहले एक सीरियल बना था, दैट वाज सुपर। उसके अंदर क्या एक्टिंग थी, अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा कि इतने सालों पहले जो रूल्स रखे गए थे इकोनॉमी को चलाने के, वो आज भी लागू होता है। तो कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम चाणक्य था और तीसरा नाम विष्णुगुप्त था, उन्होंने इकोनॉमिक्स को नाम दिया था अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है वेल्थ और शास्त्र का मतलब होता है साइंस। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो ये बात कही थी कौटिल्य जी ने, जो इंडिया के हैं। ही वॉज रॉयल एडवाइजर, ठीक है। जो रॉयल एडवाइजर का मतलब क्या होता है? जो राजा के सलाहकार होते हैं। एंड ग्रेट स्टेट्समैन, स्टेट्समैन का मतलब होता है जैसे स्पोर्ट्समैन होता है, वैसे स्टेट्समैन मतलब जो अपने राज्य को संभालने में हेल्प करते हैं। फिलोसोफर थे वो, प्लस ही वॉज इकोनॉमिस्ट। और वो किसके थे इकोनॉमिस्ट? ही वॉज ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सुना आपने मौर्य एम्पायर हिस्ट्री में पढ़ा था?
Yes. Yes, ठीक है, ma'am. इनके बारे देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं आज, ये आपको पता है ना, ये मैं आप लोगों को सिर्फ एक रफ आइडिया दे रही हूँ, मतलब कि इस चैप्टर में क्या क्या है। इनके बारे में एक पूरा आंसर आएगा आपको 2 मार्क के लिए, जिसमें आपको इनके प्रिंसिपल्स भी पढ़ने हैं। तो वो हम लोग जब वापस अपने नोट्स में से, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे तो वापस रिपीट होगा। फिलहाल आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया, और वो एक लेक्चर में खत्म नहीं होगा क्योंकि चैप्टर बड़ा है, और 2 लेक्चर जाएंगे कम से कम, ताकि पूरे चैप्टर का आपको ओवरव्यू मिले। तो देखो, अर्थ का मतलब है, शास्त्र का मतलब साइंस, तो उन्होंने अर्थशास्त्र, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नहीं आएंगे। एंड ही वाज एट द ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आपको पता है इंडिया पे मुगल्स का राज हुआ, ब्रिटिशर्स के पहले। तो मुगल के एम्पायर के टाइम पे यहाँ पर अब्दुल फजल जो थे, सॉरी अबुल डी नहीं है, अबुल फजल नाम के जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अकबर नामा लिखा था ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ अकबर। जोधा अकबर तो देखी है? Yes, ma'am. देखा. जोधा अकबर में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से राजा को सलाह देने के लिए वहां पे उनके सारे के सारे मिनिस्टर्स मौजूद होते थे, उसमें से अबू फजल भी थे। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि अकबर जो थे, ही वॉज अ वेरी ग्रेट एम्परर। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रूल्स निकाले थे। अगर आपको मूवी में याद भी होगा, उसमें ऋतिक रोशन बोलता है कि हम जो है वो हज के लिए या जो भी हरिद्वार वगैरह जाते हैं, उनसे हम लोग जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो हम नहीं कलेक्ट करेंगे, अगर आपको याद है तो। Yes, ma'am. याद है. तीर्थ यात्रा महसूल जिसको कहते हैं, महसूल का मतलब होता है टैक्स, तो वो उन्होंने अबॉलिश कर दिया। ऐसे कई सारे उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए थे। तो वो सिर्फ राजा नहीं करता बच्चों, उनके सलाहकार भी होते हैं, ठीक है। फाइनल डिसीजन हालांकि उनका होता है। तो उस टाइम पे अबुल फजल नाम के जो उनके मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पूरा अकबरनामा लिखा था, जिसमें लिखा था कि किसी भी स्टेट को या आपको अगर अपनी प्रजा पे शासन करना है तो किस तरह से अच्छे प्रिंसिपल्स के हिसाब से आप शासन कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोगों ने कितने नाम देखे, देखो। हाँ, एरिस्टोटल वाज नंबर 1 ग्रीक फिलोसोफर। पॉल सैमुअलसन, जिन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। फिर आए कौटिल्य या फिर चाणक्य, एंड फोर्थ नेम इज अबुल फजल। ये चारों ने अपने को सिर्फ एक आइडिया दिया व्हाट इज इकोनॉमिक्स, क्या है वगैरह वगैरह। अब जैसे कि आप लोग को मालूम है, हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक टाइम, मिडिवल पीरियड, एंशिएंट पीरियड, याद आता है? इस अपने पढ़ा था हिस्ट्री में, अलग अलग टाइम पीरियड्स है। Yes. Yes. वैसे ही इकोनॉमिक्स को भी हमने 3 स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से डिवाइड किया। देयर आर 3 स्कूल ऑफ थॉट्स जो अलग अलग व्यू, अलग अलग एंगल से देखते हैं। अभी आप लोगों ने, अभी आप बच्चे बहुत समझदार हो, देखो आप लोगों को फॉरवर्ड आते रहते हैं कि एक ही स्टैच्यू है, लेकिन जिस तरह पे आप खड़े हो, जिस डायरेक्शन में, उसके हिसाब से आपको उसमें कुछ अलग नजर आता है। सुना आपने, ये देखा कभी फॉरवर्ड? Yes, ma'am. Yes. वैसे ही इकोनॉमिक्स को देखने के 3 तरीके हैं। अब यहाँ पर और कुछ नाम आने वाले हैं, हाँ, और कुछ नाम आने वाले, तो 4 आ चुके हैं। अब और कुछ नाम देखो जरा बच्चों बोर्ड पे। यहाँ पर जो 3 स्कूल ऑफ थॉट्स है आपके, उसमें देखो सबसे पहले जो पहला थॉट है, दैट इज वेल्थ ओरिएंटेड, गिवन बाय एडम स्मिथ, ठीक है। उसके बाद वेलफेयर ओरिएंटेड प्रिंसिपल, गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, एंड स्केर्सिटी ओरिएंटेड, which is given by लियोनेल रॉबिन्स। बोलो Okay, यार क्या चल रहा है, 4 तो मुश्किल से आज और भी आ गए। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हिस्ट्री को बेसिकली 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। जैसे स्कूल ऑफ थॉट्स 3 है। एक है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। क्लासिकल डांस नहीं रे, बहुत पुराना, सबसे पुराना ओरिजिनल स्कूल ऑफ थॉट्स। फिर नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, और तीसरा है मॉडर्न, अभी जो चल रहा है वो मॉडर्न पीरियड है। पर आपको लग रहा है मॉडर्न यानी 1920s का या 2000 का, नहीं, मॉडर्न भी 1800 के तरफ से शुरू होता है, तो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। अब क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स में जो इकोनॉमिस्ट आते थे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है एडम स्मिथ का,
उसके बाद डेविड रिकार्डो, जेएस मिल और टी.आर. माल्थस। सबके नाम याद नहीं रखने, लकीली एडम स्मिथ का नाम याद रखो मोर देन ना, बिकॉज ही इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वो क्यों है मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, बट क्लासिकल सबसे ओरिजिनल वाज एडम स्मिथ। उसके बाद जब उनकी व्यू पॉइंट से काफी सारे इकोनॉमिस्ट का व्यू मैच नहीं हुआ, उन्होंने अपने कुछ व्यू पॉइंट सामने रखे, तो उनको एक सेकंड स्कूल ऑफ थॉट का दर्जा दिया गया, दैट इज नियो क्लासिकल। और नियो क्लासिकल में आते हैं बच्चों एल्फ्रेड मार्शल, एसी पीकू एंड अर्विंग फिशर। फिशर जो है उन्होंने इकोनॉमिक्स के कुछ फॉर्मूलाज भी दिए हैं, जो आप मैथ्स में भी सीखोगे और इकोनॉमिक्स में भी आए, बिकॉज ही वाज एन इकोनॉमिस्ट। और उन्होंने इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिक्स, जो मैथ्स का हिस्सा है, मैथ्स का भी हिस्सा है, इकोनॉमिक्स का भी हिस्सा है, इसलिए आप मैथ्स में भी जो चैप्टर्स पढ़ोगे वो इकोनॉमिक्स में भी आते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने दिए हुए फिशर ने फॉर्मूलाज। तो ये नियो क्लासिकल। और मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स में आते हैं जेएम केन्स। कीन्स की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कीन्स नाम आप बहुत बार सुने होंगे, इस साल सुनोगे, अगले साल सुनोगे, और डिग्री कॉलेज में भी सुनोगे। लियोनेल रॉबिन्स, मेरे ख्याल से हार्डली अभी और एक आधा डेफिनेशन होगा बस। एंड पॉल सैमुअल्सन, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस कहा था, वो कौन से स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं? मॉडर्न। ओके, अब हम बात करते हैं कि एडम स्मिथ जी जो सबसे पहले आए, उनको पिताजी का दर्जा क्यों दिया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का दर्जा क्यों दिया? उन्होंने ऐसा क्या बताया हमको, क्या समझाया? उन्होंने हमको इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन था वो वेल्थ ओरिएंटेड तरीके से दिया। उन्होंने बोला कि अगर किसी भी इकोनॉमी को फ्लरिश करना है, दे शुड अक्यूमुलेट वेल्थ, यानी वेल्थ जमा करते जाओ। और ये सारी की सारी बातें उन्होंने अपनी एक बुक में लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सा ईयर? 1776। उसमें उन्होंने सारी बातें लिखी थी, जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल लिखे थे कि हर एक कंट्री में या हर एक देखो आपको समझ में आता है बच्चों, कंट्री और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, ये दोनों वर्ड अलग होते हैं। कंट्री क्या होता है? कंट्री क्या होता है? कंट्री के फिजिकल बॉर्डर्स होते हैं। आप बोलते हैं यहाँ तक कि ये मेरी सीमा है, तो ये मेरे देश में आता है, ये इस कंट्री को बिलोंग करता है। और इकोनॉमी यानी आपकी अर्थव्यवस्था, जो आपकी कंट्री से निकलकर आपके नेबरिंग कंट्री से भी कनेक्ट करती है, बिकॉज यू डू ट्रेड विद देम। सीखा ना आपने कॉमर्स में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यस मैम। जहां पर आपकी कंट्री के पैसे का लेन देन होगा, आपकी इकोनॉमी वहां तक फैलती है। तो कंट्री इज अबाउट फिजिकल बॉर्डर्स, इकोनॉमी थोड़ा सा बड़ा है स्कोप में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी इकोनॉमी को आप देखो तो उनके पास वेल्थ कहाँ से आया और उस वेल्थ का नेचर क्या है, ये सारी की सारी बातें उन्होंने अपनी बुक्स में लिखी, और उनके प्रिंसिपल्स काफी सालों तक फॉलो किया गया, इसीलिए उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। सेकेंड इज एल्फ्रेड मार्शल, जो आते हैं नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से। उन्होंने बोला वेल्थ सब कुछ नहीं होता, वो वेल्थ का आप उपयोग किस तरह से करते हो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है या नहीं, यानी उनके वेलफेयर की बात होनी चाहिए, तब जाके इकोनॉमी का रियल सेंस बनेगा। और ये बात उन्होंने लिखी थी इन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग 1890। तो बच्चों पहले सिर्फ वेल्थ पे ध्यान दिया गया, जमा करो जमा करो जमा करो। दूसरे पे ध्यान दिया गया वेलफेयर ओरिएंटेड, यानी वेल्थ का यूज, इट शुड बी यूज्ड फॉर द कॉमन गुड ऑफ ऑल द पीपल, हर किसी की भलाई के लिए यूज करना है। एंड देन आया मॉडर्न स्कूल, जहां पर लियोनेल रॉबिन्स है, जो है स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। बच्चों हम सबसे ज्यादा इसी पे ध्यान देते हैं, जो मैंने आपसे कहा था स्केर्सिटी ओरिएंटेड। स्केर्स का मतलब होता है कम, ठीक है। मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा था वांट्स है और रिसोर्सेस, क्या चीज कम है, क्या चीज स्केर्स है? Resources. रिसोर्सेस। और क्या चीज अनलिमिटेड है? Wants. तो यहाँ पर इन्होंने अपनी बुक में यही लिखा है कि वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर स्केर्स। बट वांट्स सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब फॉर
फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप लोगों के पास चॉइस है कि आप 10 से 12 के बीच में या तो लेक्चर अटेंड कर सकते हो, या चद्दर तान के सो सकते हो, या फिर आप जा सकते हो जिम, या आपके पास 3 ऑप्शंस। लेकिन आपके पास किस चीज की कमी है? टाइम की। Time. टाइम आपका रिसोर्स है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे लिए फिलहाल कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। हर किसी के लिए अलग अलग चीजों का इंपॉर्टेंस अलग होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप समझो जो स्टूडेंट है, जो नॉर्मल कंडीशंस है जिनके, और जो पढ़ाई को लेकर सीरियस है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं यार मुझे लेक्चर अटेंड करना। लेकिन अगर कोई और स्टूडेंट है जिसकी तबीयत खराब है, उसके लिए चद्दर ओढ़ के सोना विल बी मोर इम्पोर्टेंट। तीसरा कोई स्टूडेंट है जो रिकवरी स्टेज पे है और जिसको डॉक्टर ने बोला है कि आपको जिम में वर्कआउट करना ही पड़ेगा, आपको पसीना बहाना पड़ेगा वरना आपकी तबीयत खराब रहेगी, तो उसके लिए वो वाली वार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आप अपनी वार्ड्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस आप उसको अरेंज कर सकते हो। और फिर जितना टाइम है, अगर आपके पास 4 घंटे का टाइम है तो आप अपनी 2 वार्ड्स पूरी कर सकते हो। सिर्फ 2 घंटे का टाइम है तो आप सिर्फ लेक्चर अटेंड कर सकते हो, फिर सिर्फ जिम जा सकते हो, अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस। ये सारी बातें मेंशन की थी लियोनेल रॉबिन्स ने, इसीलिए उनके डेफिनेशन को हम कहते हैं स्केर्सिटी। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट वाज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, कहाँ से ये वर्ड आया, साइंस का कौन सा हिस्सा है, वगैरह वगैरह। सेकंड वाज 3 कैटेगरीज, 3 स्कूल ऑफ थॉट्स, पहला क्लासिकल, फिर नियो क्लासिकल, देन मॉडर्न। ठीक है, इन अलग अलग पीरियड्स को बिलोंग करने वाले अलग अलग इकोनॉमिस्ट के हमने नाम देखे। मुझे बताओ यहां तक आपको कुछ क्वेश्चंस है? No, ma'am. नो? सो तो नहीं गए सब? No, No. miss. No, miss. जाग रहे हैं? Yes, ma'am. ठीक है, अब मुझे बताओ नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग जा रहे हैं, माइक्रो और मैक्रो। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा था तो ये मुझे बताएगा माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क था, ऊपर से। Micro. Micro means small, and it studies usually individual problems. And macro means large, and it studies about big problems and also international problems like. करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छे से आपने वीडियोस देख, मेरा काम काफी आसान कर दिया आप लोगों ने। बच्चों इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। तो जब आप इंडिविजुअल या स्मॉल स्केल लेवल की बात करते हैं माइक्रो की। जैसे अगर अभी मैंने आपसे कहा ना आपको सोना है या लेक्चर अटेंड करना है, वो आपकी माइक्रो प्रॉब्लम है। आपके घर पे या आपके सोसाइटी में अभी आपको वाटर प्योरीफायर लगाना है कि नहीं, सैनिटाइजर का मशीन लगाना है कि नहीं, वो भी माइक्रो प्रॉब्लम है। आपके स्कूल का नया कंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं, स्कूल के सारे अथॉरिटीज मिलकर डिसाइड करते हैं, वो भी माइक्रो प्रॉब्लम। आपके अंधेरी एरिया में वाटर सप्लाई कम है, उसके लिए आपको धरना लेके जाना है, माइक्रो प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो लेवल बढ़ जाता है, जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं या जब हम इंडिया की बात करते हैं, जब हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की एक साथ बात करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। अब ये माइक्रो और मैक्रो वर्ड अगेन, जैसे कि इकोनॉमिक्स आया था फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, वैसे माइक्रो और मैक्रो वर्ड कहाँ से आया था देखना, ये आप लोगों को आता है अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स है माइक्रो और मैक्रो है। माइक्रो वर्ड इज डिराइव्ड यानी अगेन हासिल किया गया है फ्रॉम सेम ग्रीक वर्ड माइक्रोस व्हिच मींस स्मॉल। तो इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड से आया है, माइक्रो भी ग्रीक वर्ड से ही आया है। उसके बाद आता है मैक्रो, अगेन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस। ये माइक्रोस, ये मैक्रोस। मैक्रोनी होता है ना, मैक्रोनी पास्ता पिज्जा, ठीक है। तो मैक्रोस व्हिच मींस लार्ज, टोटल और एग्रीगेट्स। बच्चों एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है अगेन Large. टोटल, हम बोलते हैं ना एग्रीगेट्स। सो एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल, ठीक, इट इज नॉट लार्ज। सो मैक्रो जो है वो ग्रीक वर्ड मैक्रो से है, जिसका मतलब होता है लार्ज, टोटल या फिर एग्रीगेट्स। अब ये जो दोनों के दोनों टर्म्स हैं, इसको यूज किसने किया सबसे? देखो काफी सारे शब्द तो एग्जिस्टेंस में रहे, दुनिया में शब्दों की कोई कमी नहीं है, बट फर्स्ट टाइम यूज किसने करवाया, हमको इससे अवगत, ठीक है, किसने कराया? सो बोथ द टर्म्स माइक्रो एंड मैक्रो वर कॉइन्ड यानी दे वर, हाँ उछाला गया।
नहीं, इट वॉज पॉइंट, हाँ उछाला गया भी बोल सकते हैं, दुनिया के सामने लाया गया, सबको उससे इंट्रोड्यूस करा गया बाय द नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट। बच्चों, नॉर्वे कंट्री का नाम सुना है? Yes. Yes, Miss. सुना है। वैसे इंडिया का नाम सुना है? हम कौन है? Indian. इंडियंस, ठीक है। वैसे अमेरिका है तो वहाँ के सिटीजन्स Americans. अमेरिकन। वैसे नॉर्वे के सिटीजन नॉर्वेजियन। सो ही इज अ नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट, रैगनर फ्रिश ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी, नॉर्वे। नॉर्वे। तो नॉर्वे कंट्री के ये इकोनॉमिस्ट हैं और वो ऑस्लो यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं। इनका नाम है रैगनर फ्रिश। बच्चों, कई बार क्या होता है, कंप्लीट क्रोनोलॉजी भी आता है। जैसे कि आपको दिया जाएगा, ध्यान से सुनना, पॉल सैमुअलसन कोलन इकोनॉमिक्स क्वीन ऑफ सोशल साइंस, रैगनर फ्रिश डैश। क्या लिखोगे तो ऑप्शन में, डैश में क्या लिखोगे? Norwegian economy. नहीं, मैंने क्या बोला? पॉल सैमुअलसन Point क्वीन ऑफ सोशल साइंस, रैगनर फ्रिश डैश। introduce micro and macro economy. करेक्ट। तो पॉल सैमुअलसन ने जो पदवी दी, वैसे ही रैगनर फ्रिश ने क्या पदवी, समझ रहे हो? और एक ध्यान सुनना, एडम स्मिथ वेल्थ ओरिएंटेड डैश स्कैरसिटी ओरिएंटेड। Lionel Robbins. क्लियर? तो जो पहला रिलेशनशिप है वो क्या दर्शाता है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फिल। अब सेम, एडम स्मिथ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डैश मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। Lionel Robbins. हमारे दोनों का आंसर लियोनेल रॉबिन्स है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि एडम स्मिथ की अगर पहले बुक की बात की तो दूसरे वाले में भी बुक की बात होनी चाहिए। अगर पहले वाले के स्कूल ऑफ थॉट की बात हो रही तो दूसरे वाले की भी स्कूल ऑफ थॉट की बात होनी चाहिए। तो जब आप क्रोनोलॉजिकल जो कोरिलेशन को जब फिल करते हो, यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। क्लियर? Yes, Miss. माइक्रो क्लियर? Yes, ma'am. अरे कैसे क्लियर? इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है मैक्रो और मैक्रो का। एक्चुअली माइक्रो मैक्रो इज वेरी वेरी वास्ट। और इस साल आपके जो बचे हुए 9 चैप्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको सिर्फ बताया है। प्लीज अगर आपका माइक और स्विच ऑफ कर दो। माइक्रो और मैक्रो क्या होता है सिर्फ अपने खुद के बारे में बताया, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है बच्चों। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इस बार मैंने आपको बोला ना जो 10 चैप्टर्स है आपके, उसमें से 9 चैप्टर्स जो है पूरे के पूरे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब जो हमारे 2 लेक्चर्स है आगे के, उसमें हम क्या करने वाले हैं, आपने सबको बता दिया क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में और है माइक्रो कॉन्सेप्ट्स एंड मैक्रो कॉन्सेप्ट्स, यानी माइक्रो के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। बच्चों भी क्या है, अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, करेक्ट? फर्स्ट ईयर इन द सेंस FYJC में अभी आप लोगों की जान पहचान हुई है कॉमर्स से। तो हर एक सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप जब ये लाइफ टाइम सुनोगे, जब आप गुड्स एंड सर्विस सुनोगे, जब आप ट्रेड सुनोगे, जब आप वांट्स के बारे में सुनोगे, तो वो सुन के आपको क्या समझ में आना चाहिए, ये सारी बातें आपको स्टार्टिंग में सिखाई जाती है। तो वैसे माइक्रो कॉन्सेप्ट्स में ऐसे ऐसे वर्ड सिखाए जाएंगे जो अब आप आगे चल के कॉमर्स की पढ़ाई के दौरान बहुत बार सुनोगे। तो जब आप सुनोगे, आपको उसको क्या मीनिंग याद रखना है वो आपको इस चैप्टर में बताएंगे। तो हम कल पढ़ेंगे माइक्रो के 8 कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्रो के 6 या आई थिंक 7 कॉन्सेप्ट्स। अभी जो माइक्रो के 8 कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं, ठीक है? तो देखो आज का लास्ट पॉइंट बच्चों सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है सबको? Yes, Miss. कोई रीड करना चाहता है तो पढ़ो। Basic concepts of microeconomics. क्या क्या है? Wants, goods and services, utility, value, wealth, personal income, personal disposable income, economic activities. 8। अब आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। आज हमने वांट की बात 2 बार करी। कोई मुझे बताना चाहेगा कि वांट को इन जनरल भाषा में हम क्या कह सकते हैं? वांट का मतलब क्या होता है? Needs.
नीड, वेरी गुड। वांट को हम कहते हैं नीड, और दूसरा उसका जो मीनिंग है वो है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम बोलते हैं ना हमको लाइफ में सेटिस्फाइड रहना चाहिए, मतलब ज्यादा कुछ डिमांड नहीं करनी चाहिए। तो वांट का मतलब होता है जरूरत, और जरूरत तभी महसूस होती है जब हमारे पास कुछ नहीं होता, जब हमको लगता है यार ये नहीं है, देयर इज सम लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो वो होता है वांट। उसके बाद है बच्चों गुड्स एंड सर्विस। इसकी तो मैं क्या बात करूं, सर ने आपको बताई हो। गुड्स आर द मटेरियल बीइंग्स विच सैटिस्फाई योर नीड्स, और वैसे सर्विसेज आर Intangible. intangible things that satisfy your needs. तो गुड्स टैंजिबल होते हैं और सर्विसेज इंटैंजिबल। लेकिन दोनों Intangible. का काम क्या है? दोनों का काम है आपकी वांट को Fulfill करना. satisfy करना, फुलफिल करना, Satisfy करना। सेटिस्फाई। ठीक है। थर्ड इज यूटिलिटी। यूटिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? use, करेक्ट, यूजफुलनेस। यूजफुलनेस, कोई भी चीज आपको किस तरह से यूजफुल है वो उसकी यूटिलिटी दर्शाता है। यूटिलिटी के भी कई सारे टाइप्स है, मैं ज्यादा अभी नहीं बताऊंगी, सारी चीज हम लोग कल देखने वाले। फोर्थ इज वैल्यू। वैल्यू price, एग्जैक्टली नॉट प्राइस, बट किसी भी चीज के अंदर जो कैपेबिलिटी होती है आपकी नीड पूरी करने की, वो उसकी वैल्यू होती है। वैल्यू और यूटिलिटी में कई बार काफी बार कंफ्यूज होता है। वैल्यू के दो टाइप्स है, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है। उसके बाद आता है वेल्थ। वेल्थ के बारे में मैं क्या कहूँ, वेल्थ का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, एनीथिंग विच हैज अ मार्केट प्राइस and which can be exchanged is known as wealth. हमारी दौलत, हम कहते हैं हमारी आंखें भी हमारी दौलत है, आंखों के बिना लाइफ जीना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन क्या हम आंखें मार्केट में निकाल के बेच के आते हैं? No. no, तो वेल्थ इकोनॉमिक्स की नजरों में नहीं है। मेरे पास ये बैंगल है गोल्ड की, क्या मैं ये मार्केट में जाके बेच के आ सकती हूँ? yes, तो क्या ये वेल्थ है? yes, yes, इसका यूज है, इसकी वैल्यू है, और मार्केट में हम इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो ये वेल्थ Wealth है। है. आपका ब्रेन काफी मूल्यवान है, प्राइसलेस, बट कैन यू एक्सचेंज इट? No. सो इट इज नॉट वेल्थ। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आगे बच्चों, पर्सनल इनकम। आपके पास जितनी भी कमाई आती है सारे के सारे जरियों से, सारे के सारे सोर्सेस से, वो होती है आपकी पर्सनल इनकम। बट वो सारी इनकम आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट क्या ले लेते हैं आपके पास से? Tax. tax, टैक्स। तो आपकी टोटल कमाई में से जो टैक्स निकल जाता है उसको हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोज यानी जो आप यूज कर सकते हो, जो आप डिस्पोज कर सकते हो। तो पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस इज योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बोलो, सर ने बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओसीएम में? yes, employment, बताओ। professional, business, बताओ मुझे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 टाइप्स की होती है, बताओ। business, employment, professional, Software. professional, नहीं, ये वो वाली एक्टिविटीज नहीं है। तो फिर मैं बताती हूँ। इकोनॉमिक आपने जो बताया परफेक्ट है, बट यहाँ पर वो इकोनॉमिक production, distribution, consumption, वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। क्योंकि हम जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं बच्चों, तो वहां पर हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे उसमें सबसे बेसिक सवाल होता है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, और किन लोगों तक पहुंचाना है। So what to produce, how much to produce, where to produce, how to send it to customers, ये सारी की सारी चीजें बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है। तो ये 8 कॉन्सेप्ट्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे कल, और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ड्यूरिंग लेक्चर्स। ठीक है, ये जो भी बोर्ड पे लिखा है डोंट वरी, सर उसका आपको फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या किया, फटाफट। पहले हमने देखा कि इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, लेकिन कौन सा साइंस? सोशल साइंस। social, बिकॉज यू कैन नॉट प्रूव इट इन लेबोरेटरी, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ जनरल बिहेवियर। जनरल बिहेवियर, general जनरल human ह्यूमन tendency, बिहेवियर।
इकोनॉमिक्स टर्म ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है ओइकोनोमिया, और वो एरिस्टोटल साहब ने दिया था। फिर बीच में उन्होंने डाला 3 टाइप इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर आया पॉल सैमुअल्सन, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस, हमने मान लिया। उसके बाद इंडिया में अर्थशास्त्र जो लिखा गया था बाय कौटिल्य ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इट वाज अ ग्रेट बुक जिसके अंदर अर्थशास्त्र के बारे में उसके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दिए हैं। अर्थ मींस वेल्थ, शास्त्र मींस साइंस, इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ओके, उसके बाद हमने देखे बच्चों 3 स्कूल ऑफ थॉट्स। पहला है क्लासिकल, फिर आता है नियो क्लासिकल, फिर आता है मॉडर्न। उसमें जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उन्होंने अपने को वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया। फिर नियो क्लासिकल में एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने हमको वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया। फिर आए लियोनेल रॉबिन्स जो मॉडर्न स्कूल को बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमको स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया। तो ये 3 स्कूल ऑफ थॉट्स थे। उसके बाद हमने पढ़ा रिगार्डिंग माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मींस स्टडी ऑफ स्मॉल, मैक्रो मींस स्टडी ऑफ लार्ज और एग्रीगेट। और ये वर्ड्स अगेन आए हैं फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स माइक्रोस एंड मैक्रोस, लेकिन ये वर्ड्स को कॉइन करने वाले थे प्रोफेसर रैगनर फ्रिश, जो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने पढ़ाई की थी फ्रॉम ऑस्लो यूनिवर्सिटी। ओके, उसके बाद बच्चों मैंने आपसे कहा कि कल हम डिटेल में पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक के 8 कॉन्सेप्ट्स, जिनका नाम है बच्चों, फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ, wants, goods and services, utility, value, wealth, personal income, personal disposable income, and last is economic activities. ठीक है, तो आज के लिए आपका मेरा साथ यहीं तक था। अभी सर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताओ किसी को कुछ डाउट है आज के लेक्चर से रिलेटेड? यस मैम। यस, पूछो, क्या डाउट है? मैम पब्लिक सेक्टर होता क्या है? मीन्स आपने बोला कि वो गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट रूल नहीं करता, तो फिर पब्लिक सेक्टर होता क्या है? पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो होती है ना, बेसिकली उनके जितने भी ओनरशिप होती है उसके अंदर गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है, बट वो 100% गवर्नमेंट ओनरशिप को ऐसे जरूरी नहीं होता बेटा। स्कूल में तो फिर बताया था कि प्राइवेट मतलब कि जो मतलब वो कोई पर्सन मतलब गवर्नमेंट रूल नहीं करता, और पब्लिक मतलब उसको पूरा मतलब ये गवर्नमेंट रूल करता है। नहीं, ऐसा नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेट कंपनीज में भी गवर्नमेंट के शेयर हो सकता है, और गवर्नमेंट कंपनी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है ना, उसमें भी आप प्राइवेट इंडिविजुअल शेयर्स खरीद सकते हैं। तो मेजोरिटी शेयर होल्डर इज गवर्नमेंट, बट नॉट नेसेसरी कि 100% शेयर होल्डर गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप सोशलिज्म बोलोगे, अगर आप बोलोगे कि जहां पर पब्लिक सेक्टर ही होता है, तो आपका डेफिनेशन गलत हो जाएगा। तो यू शुड से कि जब भी सोशलिज्म होता है उसमें 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, डोंट मेंशन पब्लिक सेक्टर। ठीक है, यस। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? No. ठीक है, देन यू हैव 2 मिनट्स ब्रेक, सर आ रहे हैं, डोंट गो एनीवेयर।
Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. Economics आया क्या समझ में? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. तो Yeah. let's continue accountancy, bookkeeping and accountancy. Last कौन सा टर्म सीखा था हमने? टर्म नंबर बताओ. 40. 40. 30. 40 जो हमने सीखा था वो डिस्काउंट के बारे में था, टीडी और सीडी. Yes, sir. सबसे पहले बच्चों हमने डिस्काउंट का मीनिंग सीखा था. डिस्काउंट क्या है? It is an allowance or concession which is generally given by the seller to the buyer, or you can say creditor to the debtor. Later. और डिस्काउंट के पहले दो टाइप्स हमने कौन से पढ़े थे पिछले लेक्चर में? टीडी एंड सीडी, राइट? टीडी फॉर Discount. डिस्काउंट, सीडी फॉर Cash Cash discount. discount. Cash discount. टीडी. की खास बात क्या है? टीडी कब मिलता है बताओ जल्दी जल्दी. On When goods bulk. are purchased in bulk. When goods are purchased in bulk. And CD, When payment is done immediately. yes, when payment is made promptly, immediately or within a specified time limit. And और क्या difference है दोनों में, TD और CD में? TD is not recorded in the books of accounts and CD is recorded in books of accounts. Very good. TD is never recorded, it is deducted, but it is never recorded in the books of account. But CD is always recorded. इसलिए books of accounts में जब जब आप एंट्रीज पास करोगे आने वाले फ्यूचर में, और जब जब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिखोगे या डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, तो वो कौन सा डिस्काउंट होगा? Cash discount. इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी भी कैश डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करते, सिर्फ डिस्काउंट ही यूज करते. आप जहां पे एंट्रीज देखोगे बच्चों, जहां पर डिस्काउंट को या तो डेबिट दिया गया या क्रेडिट, ऑब्वियसली वो कौन सा डिस्काउंट है? Cash Cash discount. discount. कैश डिस्काउंट. क्योंकि अगर वो ट्रेड डिस्काउंट है तो वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होता ना, राइट? Yes. Yes. सो कीप इन माइंड, दो डिस्काउंट्स आपने सीखे, टीडी सीडी. टीडी इज डिडक्टेड बट नेवर रिकॉर्डेड एंड सीडी is always recorded if it is deducted. और टीडी कौन से प्राइस में से लेस किया जाता है? आपको मैंने कैलकुलेशन बताया था. Invoice price, catalog price, list price, gross price. कैटलॉग एंड ग्रॉस प्राइस में से टीडी लेस करने के बाद जो आता है प्राइस, उसको हम कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कहते हैं. और उसमें से और क्या लेस होता है? सीडी. CD. और सीडी लेस होने के बाद जो फाइनल प्राइस है उसको हम कहते हैं नेट कॉस्ट प्राइस या नेट सेलिंग प्राइस. पहले क्या डिडक्ट होना चाहिए, टीडी या सीडी? TD. टीडी. ठीक है, ये सब आइडिया आपने ले लिया. लेकिन आने वाले समय में जब जब हम एंट्रीज पास करेंगे, तो उन एंट्रीज में जब हम डिस्काउंट को डेबिट या क्रेडिट देंगे, तो उसके आगे कैश डिस्काउंट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है. कैश डिस्काउंट, कैश वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन राइट ओनली डिस्काउंट. समझ गए? बात समझ में आई? Yes, sir. तो इसी को ध्यान में रख के आज हम लोग और 3 टर्म सीखने जा रहे हैं. दिखाई दे रहा है आपको? डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. बच्चों माइंड में एक चार्ट बनाओ. 2 टाइप्स के डिस्काउंट कौन से जो हमने कल सीखे थे? बोलो. Discount. Cash discount. ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. और कैश डिस्काउंट के 2 टाइप्स, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट Received. Received. यानी मैं उन्हीं डिस्काउंट के बारे में बता रहा हूँ ना जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो सकता है. बोलो. Yes, Yes, sir. sir. डिस्काउंट के 2 टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड. एंड व्हेनेवर इट इज रिकॉर्डेड, डोंट राइट द वर्ड कैश, जस्ट राइट Discount. डिस्काउंट. हाँ, उसके साथ में उसके बाद में 2 टर्म्स यूज कीजिए, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव. तो जो पैसे के लेन देन पे जो डिस्काउंट दिया जाता है वो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव. अगर ट्रेड डिस्काउंट अलाउड या ट्रेड डिस्काउंट रिसीव है तो उसके लिए ट्रेड वर्ड देना जरूरी है. मेरी बात सुनिए,
ट्रेड डिस्काउंट के लिए ट्रेड वर्ड देना जरूरी है, लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए कैश वर्ड देना जरूरी नहीं है। नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट दो तरह का होता है, कैश डिस्काउंट अलाउड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव। लेकिन मैंने कैश वर्ड निकाल दिया तो क्या बन गया? Discount Discount allowed, allowed, discount Discount received. allowed, discount received. क्वाइट इजी, क्वाइट सिंपल। मेरी बुक्स की दुकान है, आप मेरे दुकान पे आके बुक्स खरीदते हो और बिल बनता है 1000 रुपए का, 1000 रुपए का बिल बनता है, और आप जेब में से कैश निकालते हो या कार्ड निकालते हो या चेक निकालते हो, जो भी, और कहते हो सर अभी का भी पैसा दे रहा हूँ, थोड़ा कम तो कीजिए, इतनी सारी बुक्स खरीदी। तो 1000 की बुक्स आपने खरीदी, मैंने कहा ठीक है चलो रोकड़ा पैसा दे रहे हो तो मैं 1000 के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ। 1000 का 10% कितना हुआ? 10 उड़ा 100 100 100। 10% निकालने आएगा ना सबको शॉर्टकट में, 0 निकाल। हाँ, उसको परसेंटेज का फॉर्मूला है इंटू 10/100, लेकिन डायरेक्ट निकालो। यानी मैं आपके पास से कितना रुपया ले रहा हूँ? 900 900। तो इस केस में जब मैंने आपको ये बुक्स बेची, तो बुक्स को बेचने पे मैंने आपको कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 100 rupees. 100 रुपीज को मैं कहूंगा डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि मैंने, मेरी परमिशन चाहिए ना अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो बोलो। Yes sir. Yes, sir. डिस्काउंट देना या नहीं देना ये किसके हाथ में रहता है? बायर या सेलर? Seller. Seller. जबरदस्ती नहीं मान सकते। जब तक सेलर नहीं हाँ बोलेगा क्या डिस्काउंट दिया जा सकता है? No No, sir. sir. और डिस्काउंट देना नहीं देना किसके हाथ में है? पैसा लेने वाले के हाथ में है कि देने वाले के हाथ में? पैसे लेने वाले। देने जो पैसा ले रहा है, मैं आपसे फीस ले रहा हूँ, तो मेरे हाथ में है ना कि मैं कितना कम लूं, राइट? Yes sir. ओके। तो जब कोई आपको डिस्काउंट देता है, इस केस में मैंने आपको डिस्काउंट दिया, तो मेरे लिए वो डिस्काउंट है डिस्काउंट अलाउड, Allow. आपके लिए वो डिस्काउंट रिसीव, Receive. और मेरे लिए ये खर्चा है, लॉस है, तो आपके लिए ये इनकम Profit. इनकम है, राइट? Yes sir. बस दोनों का एक्सप्लेनेशन हो चुका है, फटाफट पढ़ लेते हैं, कुछ ज्यादा है नहीं आज पढ़ने के लिए। डिस्काउंट अलाउड के बारे में पढ़ना चाहेगा? चलो गर्ल्स स्टार्ट। Discount allowed. Allowance or concession given business to customers for receiving prompt payment. It is actually cash discount allowed, which is loss or expense for business. ओके, यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ, गिवन बाय। बाय भूल गया मैं, गिवन बाय। अलाउंस और कंसेशन गिवन बाय बिजनेस। एक अलाउंस या कंसेशन जो किसके द्वारा दिया जाता है? Business द्वारा. Business. दिया जाता है टू, Customers क्यों दिया जाता है? फॉर receiving prompt payment. पेमेंट, यस, एंड इट इज एक्चुअली, Cash Cash discount. but we don't use the word cash, right? But it is actually cash discount allowed, right? Yes sir. And this is a loss or expense for business. Yes sir. समझ गए प्यारे बच्चों? डिस्काउंट Yes, अलाउड, sir. डिस्काउंट अलाउड का अपोजिट। Discount received. मैं आप लोगों को जो डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ वो आपके लिए क्या है? Profit. डिस्काउंट रिसीव। बच्चों Income. मैंने भी ये बुक्स जिससे खरीदी होगी उसने मुझे डिस्काउंट दिया होगा, तो वो डिस्काउंट मेरे लिए क्या होगा? Income. मतलब डिस्काउंट रिसीव ना। Yes sir. ओके, यस बॉयज। Discount received. Allowance or concession received by business from supplies for marking prompt payment. It is actually cash discount received, which is profit or income for business. So it is again allowance or concession which is received By by business. business. यहाँ पे क्या था? Given by business. तो यहाँ पे क्या है? Received by business. Received by business. Received. Business के द्वारा दिया जाता है तो allowed, लेकिन business को मिलता है तो receive. किससे मिलता है? From Supplies for making. suppliers.
आप मेरे कस्टमर्स हो तो मैं आपका सप्लायर हूँ कि नहीं? Yes. Yes. तो मिलता है फॉर मेकिंग Prompt payment. इट इज एक्चुअली Cash discount. Cash discount. cash discount received, but we don't use the word Discount. cash, and it is a profit or income for business. Clear? Simple. Yes, sir. देखो देखते देखते ये घड़ा भर रहा है आप लोगों का ज्ञान का। देखते देखते 40 टर्म्स पूरे हो चुके हैं, 40 के आगे निकल चुके। पता नहीं और कितने टर्म्स सीखेंगे हम लोग ये आने वाले 2-4 लेक्चर्स में, ठीक है। लेकिन जितना भी सीखो ऑब्वियसली उसको माइंड में रखना है जब तक आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। और मैंने आपसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी शायद आपसे कहा था बच्चों की कॉमर्स में 5 साल जो 2 सब्जेक्ट्स आपके साथ निभाने वाले हैं वो है अकाउंट्स और ये दूसरा Economics. Economics. ये इन दोनों को आपको इतना अच्छे से पढ़ना है कि ये आपके करियर को निखारेंगे। इकोनॉमिक्स का नॉलेज अगर अच्छा है तो देश की अर्थव्यवस्था में आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। कितने ऐसे ग्रेटेस्ट, आई कैन से ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट हुए हैं जो इंडिया से हुए हैं। अमर्त्य सेन साहब जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट यूएस में बसे हुए हैं, उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश को, इस वक्त कोविड का टाइम चल रहा है, कितना मुश्किल है इतने बड़े देश को संभालना, चलाना। तो ये हमारे ग्रेट इकोनॉमिस्ट ही है जो हमारी सरकार को सुझाव देते हैं कि कौन से सेक्टर में कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए, कौन से सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स अकाउंट्स यानी पाई पाई का हिसाब किताब जो आपको बताएगा कि आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो लॉस से कैसे बचे, ओके, कितना टैक्स भरना है, टैक्स कैसे बचाया जाए, सब कुछ ये सब्जेक्ट आपको सिखाए। सो दीज 2 सब्जेक्ट्स आर नॉट ओनली मार्क्स और नॉलेज ओरिएंटेड बच्चों, दे आर करियर ओरिएंटेड। इसलिए ध्यान से पढ़िए। और ये सब कुछ दोबारा जब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बुक से या हमारे एक्स्ट्रा नोट से, तब यही सब कुछ इन डिटेल आप पढ़ोगे और भी जितना बोर्ड पे लिखा है उससे डबल जानकारी आपको मिलेगी। ओके, क्लियर हो गया? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। अब Yes, आज sir. के लास्ट पार्ट, ये एक नया शब्द है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, डिटेल्ड विद एग्जांपल्स, लेकिन यहाँ पर इतना डिटेल में लिखे उतना टाइम नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, नहीं तो पूरा लेक्चर इसी में चला जाए। 43 हमारा जो 43rd टर्म है, इसका हेडिंग कोई पढ़ना चाहेगा? Owner equity net और net worth. यस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या होता है या नेट वर्थ का मतलब क्या है। कुछ लोग इसको और एक नाम देते हैं कैपिटल, लेकिन मैं इसको कैपिटल नहीं नाम दे रहा हूँ। मैंने देखिए क्या नाम दिया, Latest लेटेस्ट capital. कैपिटल। बहुत फर्क है कैपिटल और लेटेस्ट कैपिटल में। आज से 12 महीने पहले की बात करता हूँ, जब साल शुरू हुआ था तो मैंने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए डाले। बिजनेस में 5 लाख रुपए जो मैंने इन्वेस्ट किए थे वो मेरा कैपिटल था। कैपिटल का मीनिंग पढ़ चुके हम लोग। Yes, sir. Capital. The amount which is invested by the businessman into the business is called capital. लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि जो साल के पहले दिन 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, साल के आखिरी दिन वो 5 लाख ही हो? ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते हैं। Yes, sir. अगर बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, आपको याद है, बताया था Yes, मैंने। sir. कैपिटल बढ़ जाएगा और लॉस में जा रहा है तो Loss में. जनरली बिजनेस को हर बिजनेसमैन कोशिश करता है प्रॉफिट में लेके जाने की, क्योंकि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज Profit. प्रॉफिट। इसलिए ज्यादातर जो साल के पहले दिन पैसा बिजनेस में लगा होता है, साल के आखिरी दिन उससे ज्यादा ही होता है ना, राइट? Yes. Yes, sir. इसलिए मैं आपको साल के एंड में बताना चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, उसको मैं कहूंगा लेटेस्ट कैपिटल। क्या कहूंगा? Latest capital. ओके, बोले हिस्ट्री की बात मत करो। मैंने कहा कि मैंने 5 लाख रुपए इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे 1 अप्रैल को। आप कहोगे सर 1 अप्रैल की बात मत करो, 31 मार्च को बताओ क्या है, क्योंकि हर बिजनेसमैन साल के एंड में पता लगाना चाहता। आप कहोगे मैंने
1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू की थी और मैंने बहुत सारी पढ़ाई की थी, बोले वो मत बताओ, ये बताओ कि एंड में रिजल्ट क्या है, राइट? पढ़ाई करने का रिजल्ट क्या है, पास हुए, फेल हुए, अच्छे मार्क्स आए, बुरे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट मायने रखता है। और रिजल्ट जो बिजनेस का जो रिजल्ट है वो है फाइनल अकाउंट्स। क्या है? फाइनल अकाउंट। Final अकाउंट accounts. कब बनता है? 31 March. March. 31 मार्च को आप मुझसे पूछोगे सर आज का कैपिटल बताओ ना, लेटेस्ट आज का, तो वो जो लेटेस्ट कैपिटल है उसी को यहाँ पर कहा जाता है ओनर्स इक्विटी या फिर नेट वर्थ, यानी मालिक का हिस्सा। इक्विटी कैन बी कॉल्ड एज हिस्सा और नेट वर्थ यानी नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस की नेट वैल्यू क्या है? सर आपने 5 लाख रुपए पहले दिन इन्वेस्ट किए थे, लेकिन आज 31 मार्च है, साल खत्म हो रहा है, आज आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है? आज आपका कितना कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है? इसलिए बच्चों लेटेस्ट कैपिटल के और 2 नाम जो हमने लिखे हैं वो क्या है? Owner's equity ओनर्स इक्विटी और or net worth. नेट वर्थ। तो इसको ढूंढने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके सामने है। फॉर्मूला है टोटल इक्विटी जिसका दूसरा नाम Total assets. टोटल एसेट्स, उसमें से माइनस कीजिए क्रेडिटर्स इक्विटी जिसका दूसरा नाम Total liabilities. टोटल लायबिलिटी, तो आपको क्या मिल जाएगा? Owner's equity or net worth. नेट वर्थ। तो एक तरफ ये फॉर्मूला याद कीजिए, टोटल इक्विटी माइनस Creditor's equity. इज इक्वल टू, Owner's ओनर्स equity. इक्विटी दूसरी तरफ टोटल एसेट्स माइनस Minus total liabilities equals to net worth. नेट वर्थ। नेट वर्थ इज आल्सो कॉल्ड एज। So latest capital. एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? No sir. नो। ये आसान है समझना, तो पहले ये Yes, sir. समझा। साल के एंड में आप जानना चाहते हो ना कि मेरे बिजनेस की क्या वैल्यू है, तो मैं आपको कहता हूँ ठीक है चलो आज 31 मार्च है, बुक लेके बैठो और या कैलसी लो, टाइप करते जाओ, मैं आपसे कह रहा हूँ, और आप टाइप करते जाओ। मैंने कहा देखो मेरे पास ये सब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब मेरे पास टोटल टैंजिबल फिक्स एसेट्स है 50 लाख की, 50 लाख डाल। फिर मैंने कहा मेरी गुडविल है 60 लाख की, 60 लाख डाल। 50 और 60 कितने हो गए? 1 crore 10 lakh. 10 1 lakh. करोड़ 10 लाख। फिर मैंने कहा मेरे पास और बैंक में रखा हुआ पैसा और मेरे कैश बॉक्स में रखा हुआ पैसा और 10 लाख रुपए है। बोलो कितनी एसेट्स हो गए मेरे पास? 2 crore. 120,000. 1 करोड़ 20 लाख। Yes, Yes, sir. sir. 1 करोड़ 20 लाख मेरी आज की लेटेस्ट असेट है कि नहीं? यस। Yes, Yes sir. sir. तो टोटल असेट्स या फिर उसको मैं कहूंगा टोटल इक्विटी। लेकिन मेरे ऊपर कर्ज भी तो होगा, राइट? तो जो मेरे कर्जदार है उनको मैं क्या कहूंगा? क्रेडिटर्स। यस। यानी टोटल मेरे बिजनेस में जो इक्विटी है वो 1 करोड़ 20 लाख है, लेकिन वो 1 करोड़ 20 लाख पूरा ओनर का नहीं है, उसमें से तकरीबन, हिसाब लगाते हैं, उसमें से तकरीबन 80 लाख रुपए बाहर वालों के, थोड़ा लोन लिया है, थोड़ा उधार लिया है, ओवरड्राफ्ट लिया है। तो मेरे पास टोटल कितने रुपए के एसेट्स है? 1 करोड़ 20 लाख। Yes. Yes करोड़ sir. 20 लाख टोटल एसेट्स या टोटल इक्विटी है, उसमें से बाहर वालों का हिस्सा यानी क्रेडिटर्स का हिस्सा या टोटल लायबिलिटी कितने की है? 80 lakhs। 80 lakhs. Lakh. तो जो बचा वो मेरा हो गया कि नहीं? Yes. Sir. तो उसको 80 lakh। ओनर इक्विटी कह सकते हैं कि नहीं? Yes. कह सकते हैं. तो सिंपल शब्दों में बोले तो टोटल कितना पैसा रखा है उसमें से बाहर वालों का पैसा माइनस करो तो खुद का पैसा मिल जाएगा। समझ गए? Yes sir. Yes, sir. इक्विटी माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, और यू कैन से टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वर्थ। Worth. नेट कितना आया? 40 लाख। यस। तो 40 लाख रुपए मेरा लेटेस्ट कैपिटल है, यानी बच्चों मेरा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है क्योंकि मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। Yes sir. यस सर। मेरा क्या हो गया? लेटेस्ट कैपिटल। Yes. यस। अगर मेरे पास कोई आज के आज आके कहता है कि आपका बिजनेस मुझे दे दो, मैं आपका बिजनेस खरीदना चाहता हूँ, आपके बिजनेस की नेट वर्थ बताइए। नेट वर्थ मतलब नेट वैल्यू, वर्थ मतलब वैल्यू।
value. तो उस बंदे को जो मेरा बिजनेस खरीदना चाहता है उसको मैं नेट वैल्यू 5 लाख बताऊंगा? No, No, sir. 40 lakhs. उसको खबर मिली कि मैंने साल के पहले दिन इस बिजनेस में 5 लाख रुपए डाले थे और वो भाई 5 लाख का चेक लेके आ गया, बोले लो सर आपके 5 लाख रुपए, आपने बिजनेस में 5 लाख रुपए डाले, वो ले लो। वो 5 लाख रुपए क्या था? कैपिटल था, राइट? Yes, sir. लेकिन क्या आज 5 लाख रुपए वैल्यू है बिजनेस की? No, sir. No. तो ज्यादा हो सकता है तो कम भी हो सकता है, नो, लेकिन जनरली तो ज्यादा ही होगा ना। Yes, sir. Yes. इसलिए जो लेटेस्ट कैपिटल या जिस दिन साल खत्म होता है या जिस दिन एक बिजनेस को दूसरा बिजनेस टेक ओवर करता है उस दिन उस बिजनेस की क्या वैल्यू है उसको आप कह सकते हैं Net worth. नेटवर्थ। यस, पढ़ो जरा, गर्ल्स में से कौन पढ़ेगा? It is provided by the proprietor in his business. It is the net value, latest capital of the business. समझ में आया? इट इज द टोटल अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर होता है, पता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. प्रोप्राइटर का खुद का कितना, भले ही 5 लाख मैंने आज से 5 साल पहले 1 लाख डाला होगा, ये भी हो सकता है, वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री भूल जाओ, आज की बात करो, लेटेस्ट। latest capital. Yes. It is the total amount provided by the proprietor in his business and it is the net value बोलो इसको या latest capital of the business। तो इसलिए इन फ्यूचर आप अपना बिजनेस किसी को बेचोगे प्यारे बच्चों, तो आप उसके पास जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो मांगोगे कि लेटेस्ट मांगोगे? Latest. Latest. इन्वेस्ट किया वो मांगोगे तो नुकसान हो जाएगा। क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में इसको लेकर एग्जांपल्स दिए कि इतनी असेट्स है, इतनी लायबिलिटीज है, तो नेटवर्थ कितना, तो असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करो, या इतना नेटवर्थ है और इतनी लायबिलिटीज है तो असेट्स कितना, तो इसमें से ये माइनस करो। इंटरचेंज कर सकते हो कि नहीं आपस में फॉर्मूला याद करके? Yes, sir. अगर मैं कहूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, तो y इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स, Yes. x इज इक्वल टू जेड माइनस वाई। Yes, sir. Yes. क्या पूछा है उसके हिसाब से आप इधर उधर लाके प्लस माइनस कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसके फोटोज मैं आपको भेजूंगा, शायद फोटो में ये गिवन बाय नहीं आएगा तो बाय कर देना आप लोग, ठीक है? Okay, sir. एंड एनी क्वेश्चंस अबाउट टुडेज लेक्चर अकाउंट्स? No. No, sir. तो कॉपी कीजिए अपनी अपनी बुक में कंटिन्यू, और नेक्स्ट लेक्चर है कल सेम टाइम जो आज था, कितने बजे? 10 o'clock. 10 o'clock। सब्जेक्ट्स भी सेम जो आज थे, कौन से? Economics and account. Account. तो शायद एक लेक्चर बीच में मैं आपसे ब्रेक लूंगा अकाउंट्स का, उसमें मैथ सम शुरू करेंगे, तो इसलिए मुझे लगता है कि फ्राइडे तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड, Yes, sir. Yes, sir. Thank यू you, sir. डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, क्योंकि Okay. जितना हमको सिखाना है वो एक स्लॉट बन जाए, हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर, मतलब शॉर्ट सेंटेंसेस और नोट मेकिंग्स के साथ आपके पास एक अच्छा मटेरियल है, ठीक है? तो आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग एट And with the same subjects, economics and Accounts. okay, chalo, bye, have a good day. Bye, sir. Bye, sir. Bye.